नमस्कार, डिजाइना विशेष में आपका स्वागत। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। कोरोना की जो मार जिन सेक्टर्स पे सबसे ज़्यादा पड़ी है उनमें टूरिज्म और होटल भी है। लगभग पूरी दुनिया में पर्यटन समाप्त हो चुका है और होटल इंडस्ट्रीज अपने सबसे बुरे मुफलिसी और गुर्बत के दौर से गुजर रही है। इंदौर में हालत जुदा नहीं है। होटलें 2 महीने से बंद हैं। हालांकि होटल एसोसिएशन ने स्वैच्छिक तौर पर ही सबसे पहले भारत में इंदौर के होटल एसोसिएशन ने यह फैसला कर लिया था मार्च में ही कि हम 31 मार्च आते आते अपनी होटल बंद कर देंगे और 20 तारीख से लोगों ने होटल बंद करने की शुरुआत कर दी थी। लेकिन आगे भी अगले 5-6 महीने में भी होटल इंडस्ट्री कैसे खड़ी होगी इसके कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि लोग डरे हुए हैं। लोग भीड़ में नहीं जाना चाहते, लोग बाहर का खाना नहीं खाना चाहते, लोग एक दूसरे को छूना नहीं चाहते, एक दूसरे की छुई चीज को वापरना या यूज करना नहीं चाहते। तो ये चुनौतियां तो हैं होटल इंडस्ट्री के सामने। लेकिन इस विपरीत, विकराल, विकट और विद्रूप परिस्थितियों में भी इंदौर होटल एसोसिएशन ने पूरे देश को राह दिखाई है, पूरे देश को मार्गदर्शन किया है। इंदौर होटल एसोसिएशन ने सबसे पहली बार जिला प्रशासन को आगे बढ़कर उदारतापूर्वक अपनी होटलें मुहैया कराई, इस बात के लिए कि वे हमारी होटलों के सैकड़ों कमरों को या तो क्वारंटाइन सेंटर बना लें या अस्पताल के रूप में उसका इस्तेमाल कर लें, या पुलिस फोर्स को ठहरा लें, अधिकारियों को ठहरा लें, या डॉक्टर्स को ठहरा लें। इंदौर के एक होटल मालिक ने अपनी होटल एमवाई अस्पताल के मेडिकल स्टाफ को दे दी। इंदौर के एक मैरिज गार्डन के मालिक ने अपना पूरा मैरिज गार्डन इस बात के लिए दे दिया कि नगर निगम वहां पर कच्चा राशन के बैग बनाए और कच्चा राशन पूरे शहर में बंटवाए। इंदौर के अनेक होटलों ने, जो बाईपास पर होटल है, उन्होंने अपनी होटल क्वारंटाइन सेंटर के रूप में बना दी। मैरिज गार्डन इंदौर के क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये सारी सेवाएं मुफ्त में की जा रही है। यहाँ तक कि उन होटलों का, उन मैरिज गार्डन का बिजली का बिल तक गार्डन मालिक और होटल मालिक भर रहे हैं। ऐसी दरियादिली, ऐसी उदारता पूरे भारत में कहीं देखने को नहीं मिली है। और इस दरियादिली का, इस उदारता का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो निश्चित रूप से होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुमित सूरी को है। वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनका स्वागत भी करते हैं और उनको इस बात के लिए मुबारकबाद भी देते हैं। और इंदौर की जनता की तरफ से, डिजाइना न्यूज़ की तरफ से मैं उन्हें धन्यवाद भी दूंगा, साधुवाद भी दूंगा कि वो इस विकट, विपरीत, विकराल परिस्थितियों में वो आगे आए और उन्होंने समाज की, शासन की, प्रशासन की मदद करने के लिए उनकी एसोसिएशन और उनके साथियों ने अपनी होटलें मुहैया कराई। सुमित जी, आपको बहुत धन्यवाद। नमस्कार प्रतीक जी। सुमित जी, आपने इतना बड़ा काम किया है कि उसके लिए मेरे पास उद्गार नहीं है, उसके आपकी उस संगठन और आपके साथियों की महानता के लिए। लेकिन फिर भी मैं ये जानता हूं कि इस वक्त आपकी इंडस्ट्री जो है बहुत खराब दौर से गुजर रही है। जी। जनवरी में भारत में यह आगाज हुआ, तब से होटल की आवक कम हो गई, धंधा कम हुआ, लोगों ने आना जाना कम कर दिया। मार्च आते आते तो बिल्कुल ही धंधा चौपट होने की स्थिति में आ गया और अप्रैल और मई में तो आप कह सकते हैं कि होटलें बंद ही हैं। टूरिज्म भी खत्म हो गया है। टूरिज्म और होटल एक दूसरे का चोली दामन का साथ है। जब टूरिज्म नहीं होगा तो होटल्स कहाँ से चलेंगी? पूरे विश्व का टूरिज्म खत्म है, ट्रेवल्स खत्म है। दूसरी डबल मार आप लोगों को पड़ेगी, शादियां बंद हो गई पूरी तरीके से। क्योंकि शादियां बंद हो जाने से जो आपके होटल्स जाते थे, आपके मैरिज गार्डन्स जाते थे, लगातार बुकिंग्स रहती थी। सीजन्स में तो आपके यहाँ यह आलम रहता था कि खाली नहीं रहते थे, एक कमरा आपके यहाँ खाली नहीं रहता था। वो हालत ये है कि अब वहाँ कोई भी नहीं है। ये सही है कि आपने इस समय आप कोविड-19 के मरीजों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन इस विपरीत परिस्थितियों से निकलने के लिए क्या आप प्लानिंग कर रहे हैं? क्या योजनाएं आप और आपके साथी बना रहे हैं? देखिए, ये मेरे को ध्यान है, मैं आपके साथ इस स्टूडियो में आज से कुछ दिन पहले बैठा था जब बढ़ते हुए व्यापार की चर्चा करने के लिए हम बैठे थे कि आईफा आ जाने से यहाँ हम कितना व्यापार करेंगे और हमारा आने वाले साल में हम कैसे व्यापार की बढ़त करेंगे। तो हमारी प्लानिंग कुछ और थी और ईश्वर की प्लानिंग कुछ और थी। तो बहुत कुछ तो मैं आपको ये बोलूँगा कि जैसा अभी हमारे को मौका मिला है कि हम लोग जनता की सेवा कर पा रहे हैं, हमारी चीज़ें या जो भी बनाए हुए संसाधन हैं वो इस वक्त
सबके काम आ रही है। खाली आज तक ये संपत्ति का इस्तेमाल करने का हम लोगों को मौका मिलता था, इससे होने वाले लाभ का मौका हम लोगों को मिलता था, लेकिन आज शायद ऐसा लग रहा है कि संपत्ति बनाना सार्थक हुआ कि ये किसी बहुत अच्छे उद्देश्य के लिए वापरी जा रही है। ये अलग बात है कि हमारे साथ जुड़े हुए इसके खर्चे बहुत कष्ट दे रहे हैं। आने वाला समय हमारे लिए, जैसे अगर कोई और इंडस्ट्री 6 महीने में चालू होगी तो पर्यटन और होटल इंडस्ट्री को चालू होने में कम से कम 6 + 6 महीने, मतलब कोई भी इंडस्ट्री जब भी चालू होगी उससे 6 महीना विलंब से पर्यटन इंडस्ट्री चालू होगी। क्योंकि जब लोगों के पास पैसा आएगा, नॉर्मल स्थिति में आएंगे तभी तो घूमने की बात करेंगे। पैसे से ज्यादा सबसे पहले हम लोगों को मार्केट करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ आना सुरक्षित है, आप शहर में आ सकते हैं। जैसे इंदौर पहले से खौफ निकालना पड़ेगा। पहले इंदौर आने के लिए किसी को सोचना नहीं पड़ता था, एक बड़ी सेफ डेस्टिनेशन लगती थी, बहुत सुरक्षित डेस्टिनेशन लगा करती थी। हम सफाई में नंबर 1 थे, हम सफाई में नंबर 1 थे, हम हेल्थ हाइजीन में नंबर 1 हुआ करते थे। तो हमें वापस उस जगह पहुंचने के लिए, ये व्यवस्थाएं करने के लिए हमारे अपने आप को हम सुरक्षित हैं। हमारे यहाँ इंदौर आना सुरक्षित है, हमारे मध्य प्रदेश में आना सुरक्षित है। पूरी तरीके से मीडिया मार्केटिंग, जो भी पर्यटन बोर्ड या होटेलियर जो भी मार्केटिंग देश विदेश में अन्य तरीके से किया करते थे, वो अब हमको सबको केंद्रित करके इस तरफ मोड़ना पड़ेगा कि हमारा ध्यान यहाँ होना चाहिए कि हम सुरक्षित हैं, हमारे यहाँ आया जा सकता है। एक ऐसा ट्रूप बनाना चाहिए, एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए जिसमें कुछ अच्छे चेहरे हों, कुछ सीनियर IAS ऑफिसर्स हों, IPS ऑफिसर्स हों, सेलिब्रिटीज़ हों, कुछ हमारे पर्यटन विभाग की सेलिब्रिटी हों, कुछ फिल्म इंडस्ट्री की सेलिब्रिटी हों, जिन सब लोगों को आकर के इंदौर शहर में अलग अलग होटलों में रुकना चाहिए, खाना खाना पड़ेगा। हम लोगों ने ऐसी पूरी प्लानिंग करी हुई है कि हम एक इस तरीके की टीम बनाएंगे। बड़े होटल ओनर्स जो हैं, जिनका नाम है विश्व में, उन सब लोगों को भी इन्वाइट करेंगे। एक ऐसी छोटा सा ट्रूप बनाएंगे जो अलग अलग होटल्स में जा कर के रह करके उसको सोशल मीडिया पे और अलग अलग तरीके से वायरल करेंगे कि आज हम फलाने शहर में फलाने होटल में रुके हुए हैं, ताकि लोगों को आते वक्त ये एहसास हो कि जब वो वहाँ जा सकता है तो मैं भी जा सकता हूँ। तो हमारा सबसे पहला टारगेट ये रहेगा कि ये एक टारगेट तो आपका है, लेकिन आपको इस तरह की होटलें भी तो अपनी बनानी पड़ेंगी ना, इतनी हाइजीनिक, इतनी वायरस फ्री होटल कैसे बनाएंगे? 100% बनानी पड़ेंगी। देखिए, जब दरवाजे से स्टाफ अंदर घुसेगा, सबसे पहले हम लोगों को मॉक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जब भी कभी चालू करने का नियम आएगा कि अब हम लोग होटल ऑपरेट कर सकते हैं, उससे 3-4 दिन पहले या शुरुआत होते ही 3-4 दिन तक हम लोग ट्रायल रन करेंगे, ताकि जब भी हमारा स्टाफ आए तो हम उनको ट्रेनिंग देंगे। हम ये मान करके नहीं चलेंगे कि वो व्यक्ति ट्रेंड है। 2-3 महीने में जो भी लॉकडाउन की अवधि, इस अवधि को हम लोगों ने इस्तेमाल किया कि आगे जीवन कोरोना के साथ ही जीना है, उसके साथ ही रहना है। तो उसके साथ रहते हुए क्या प्रिकॉशन होने चाहिए, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, कैसे हाइजीन का ध्यान रखना है, उन सब चीज़ों के लिए हम लोगों ने कुछ मापदंड तय करें। मैं कुछ जरा सा आपको कुछ पॉइंट अभी बता दिए देता हूँ, क्योंकि पूरा रोड मैप हम तैयार कर रहे हैं। जैसे स्टाफ अगर गेट से एंटर होता है तो स्टाफ को पूरे तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा। स्टाफ अंदर आता है तो उसको थर्मल टेम्परेचर, जो डिस्टेंस वाला एक थर्मामीटर है गन वाला, उससे उसको टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर रिकॉर्ड करा जाए, लिखा जाए कि उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है। उसके बाद उसको पता होना चाहिए कि सांस फूलना, खांसी, जुकाम और इस तरीके की कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो उसको कोरोना की तरफ ले जाते हैं, इसकी उसको जानकारी देनी पड़ेगी। हम ये नहीं मान पाएंगे कि स्टाफ को ये जानकारी है, तो उसको इस तरीके की जानकारी देनी पड़ेगी, उससे सवाल करके कि आपको जब भी इस तरीके की कोई लक्षण आए तो तुरंत सूचना दें। ये इन्फॉर्मेशन होगी और डेली उससे सवाल किया जाएगा कि आप स्वस्थ हैं, आपका टेम्परेचर लिया जाएगा। और इस तरीके से उसको एंटर करने के बाद, जहां आज होटल के लॉकर्स हैं जहां लड़के कपड़े बदलते हैं, एक लॉकर में कई होटलों में जगह की कमी होने के कारण 2-2, 3-3 लड़कों के कपड़े रखे जाते थे। अब उस चीज़ को नहीं करना पड़ेगा। अब हर व्यक्ति के लिए अलग लॉकर करने पड़ेंगे, उनके लॉकर में भी डिस्टेंस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी यूनिफॉर्म पहनेगा जब वो आकर के, तो अपनी यूनिफॉर्म जो उतारे उससे एक दूसरे के प्रति कहीं बाहर से कोई संक्रमण की कहीं गुंजाइश ना रहे। तो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना पड़ेगा हम लोगों को। दूसरा, एक बहुत बड़ा एरिया आएगा जहाँ स्टाफ खाना खाए। पब्लिक एरियाज तो खैर अंडरस्टूड है कि गेस्ट बैठेंगे तो उनके बीच में 1 मीटर की दूरी करना है, ये तो जायज़ सी बात है कि हर व्यक्ति डिस्प्ले में करेगा और आने वाला ग्राहक भी हमें सिखा देगा कि हमें दूर बैठना है। पर हमारा स्टाफ जहाँ बैठ के खाना खाए, उस बात को बहुत ध्यान देना है कि वो एरिया उसको खुद को भी दूर बैठ करके खाना खाना है। एक दूसरे जो आपकी प्लेटें हैं, चम्मच हैं, जो आपकी ये इसके ऊपर ये क्रॉकरीज के साथ, इसके लिए डिश वॉशर्स का इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली डिश वॉशर में 60 से 70 डिग्री तक गर्म पानी होता है और स्टीम से जब उसको सुखाया जाता है तो 100 डिग्री तक चला जाता है। तो 60-70 डिग्री के ऊपर कोई बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकता। और स्टीम से जब डिश वॉशर के अंदर क्रॉकरी को सुखाया जाता है
या उसको धोने के बाद गर्म किया जाता है तो 100 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर कोई बैक्टीरिया नहीं रहता। तो ज़्यादा से ज़्यादा होटेलियर्स को डिश वॉशर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा हम लोग अपनी तरफ से रिकमेंड करेंगे। और जो खाना आप बनाएंगे, चाहे वो नॉनवेज बनाएं या वेज बनाएं, जो आपकी सब्जियां हैं, चिकन है, मटन है, उसको भी तो आपको संक्रमित ना हो, उसको भी तो आपको सैनिटाइज करना पड़ेगा अल्ट्रावायलेट रेसेस से या दूसरे तरह से। 100% उसको बिल्कुल किया जाएगा। उसके अलावा कोशिश ये करी जाएगी कि इस तरीके के सप्लायर ढूंढे जाएं जो हमें प्री कट सब्जियां देना शुरू कर दे, ताकि काटने का जो समय होटल में लगता है और काटने के लिए जो हम लोग एफर्ट लगाते हैं या उससे जो संक्रमण होने की गुंजाइश है, कुछ वेंडर्स ऐसे अप्रोच करना शुरू कर दिए हैं जो प्री कट सब्जी, जो पहले से कटी हुई सब्जी हम लोगों को उपलब्ध कराएंगे अपनी तरफ से अल्ट्रावायलेट रेस से क्लियर होने के बाद। ऐसे वेंडर्स भी आना शुरू हो गए, तो हम उसमें के वेंडर्स को प्रोत्साहन देंगे। और जो चाहेगा कि नहीं मुझे रॉ सब्जी चाहिए, तो उस व्यक्ति को भी वहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेस या दूसरे और जो अन्य तरीके हैं सेफ बैक्टीरिया मुक्त करने के लिए सब्जी के लिए, उसका उपयोग किया जाएगा। आपके जो रॉ मटेरियल आता है, जो आपका किराना आता है, आपके यहाँ जो दूसरे सामान चीजें आती हैं, क्रीम आती है, पनीर आता है, दूध आता है, ये सबको भी तो आपको देखना पड़ेगा। देखिए, इसके जितने कैरियर्स होते हैं उनको एजुकेट करना पड़ेगा और सिलेक्टेड कैरियर्स के साथ काम करना पड़ेगा। पहले हर किसी के साथ काम कर लिया जाता था, वो ना करते हुए कैरियर्स सिलेक्टेड करने पड़ेंगे। खाली कच्चा नहीं, पकने के बाद जो पार्सल जाएंगे उसमें भी बराबरी से उतना ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब खाना जैसा आप कच्चा आता है उतनी ही रिस्क पक जाने के बाद जब आजकल जो होम डिलीवरी ज्यादा होगी, लोग होटल में आना पसंद नहीं करेंगे। तो जो हमें प्रिकॉशन लेना, हमें इसके कैरियर्स के ऊपर बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा और कैरियर्स के लिए भी अलग से क्लास लेनी पड़ेगी। वो FSSAI की जितने भी लाइसेंस धारक हैं, जितने भी यूनिट फूड एंड सेफ्टी के लाइसेंस के धारक हैं, उन सबको एक ट्रेनिंग के अंदर से गुजरना पड़ेगा। ऐसा नियम भी आ गया है, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ये बात रही आपके अपने इंटरनल स्टाफ की। जी, जो गेस्ट बाहर से आपके आएंगे, जो आपके ठहरने आए हैं, उनका लगेज प्लेन में आया है, प्लेन में बहुत सारे लोगों के लगेज रखे हुए हैं, वो प्लेन में बैठ के आए हैं बहुत सारे लोगों के साथ। वो आपका गेस्ट आया है, टैक्सी में बैठा है, कार में बैठा है, तो वो आपके अस्पताल, आपके होटल में घुसे और आपको इन्फेक्ट कर दे, वो कर दे, उसके लिए क्या इन्फेक्शन ना कर दे? उसके लिए भी वही सिमिलर आपको थर्मामीटर से आपको डिस्टेंस से उसके ऊपर टेम्परेचर देखना है, उसका सैनिटाइजेशन करना है, उसका लगेज का सैनिटाइजेशन करना है, यूनिफॉर्म या यूनिवर्सल तरीके से इस्तेमाल होने वाले सैनिटाइजर्स और उसका प्रयोग करना है। मैक्सिमम समय स्टाफ अपना मास्क और शील्ड का प्रयोग करेगा, ऐसा भी हम लोग नियम बनाने जा रहे हैं। गेस्ट के लिए भी हम शील्ड और मास्क उपलब्ध कराएंगे होटल्स के अंदर, जो रखे रहेंगे। अगर कोई पहन के नहीं आया तो उसकी सुविधा के लिए उसको गेट पे ही दे दिया जाएगा डिस्पोजेबल मास्क। अब गेस्ट को साथ भी आपको ये कहना पड़ेगा कि नहीं, आप पहले अपने आप और फिर एक कोविड को समझने वाले अपने एक सीनियर किसी व्यक्ति को तैयार करना पड़ेगा, कोविड ऑफिसर बनाना पड़ेगा, जो कि हर बड़े छोटे होटल में उपलब्ध रहना चाहिए, जिसके पास सारी जानकारी हो कि कोविड के लक्षण क्या है और कोविड का आसपास इलाज कहाँ होता है, कौन से हॉस्पिटल्स हैं, कौन से डॉक्टर्स हैं, सो दैट कि अगर किसी व्यक्ति में, किसी गेस्ट में या किसी स्टाफ में कोविड के लक्षण उसको सिम्टोमेटिक लगते हैं तो उसकी इजाज़त लेके उसकी सूचना हमारे जिला प्रशासन को या जो भी इसका ऑफिस बना हुआ उसको सूचना दी जाए। इसको मॉनिटर करने के लिए अलग से कोविड ऑफिसर अपॉइंट करना चाहिए हर होटल के अंदर। सुमित, इस पूरे 2 महीने में, और अभी कह नहीं सकते कि और कितने दिन तक ये संताप रहेगा जी, अगर मैं सिर्फ इंदौर की बात करूं जी, तो कितना नुकसान आपकी इंडस्ट्री को? हम लोग 30 करोड़ के लगभग का व्यापार कर चुके होते 1 महीने के अंदर, कम से कम। शादियों का सीजन भी था जी, इसीलिए 30 से 35 करोड़ का व्यापार हम लोगों ने कर लिया होता अगर हमारा ये अप्रैल माह, मार्च के 10 दिन और अप्रैल का महीना और ये 10 दिन हमारे मई के चले गए। ऐसे 50 दिनों में हम लोग 30-35 करोड़ का व्यापार कर चुके होते, तो ये हमारा नुकसान हुआ है। इसके अलावा हम लोगों ने बैठ कर के लोगों को सैलरी दी है, बिजली के बिल भरे हैं और मेंटेनेंस भरा है। और अभी मुझे उम्मीद नहीं है कि हमें सरकार की तरफ से करों में जो मैंने रियायत छूट मांगी गई है उसमें कितनी मदद मिलेगी, तो मैं मानता हूँ अभी तो वो भी हमारे पास से गया हुआ है, क्योंकि किसी प्रकार का कोई राहत का पैकेज, कोई रिलीफ का पैकेज का अनाउंसमेंट इन 50 दिनों में अभी आप अगर मान लीजिए कि अगर 6 महीने और शुरू नहीं होता, जैसे कि आप कह रहे हैं कि 6 महीने के बाद ही आएगा, तो अभी आपको हर महीने कितने करोड़ का, अगर 25 से 30 करोड़ का नुकसान हो रहा है? सेम रेवेन्यू लॉस हमारा होगा, हर महीने जाएगा। थोड़ा मानसून में जाकर के हमारा टर्नओवर घट जाता है, तो मानसून का टर्नओवर 25-30 करोड़ की जगह 20 करोड़ रह जाएगा। आपने एक बहुत बड़ा काम किया जिसका मैंने जिक्र शुरुआत में किया कि आपने अपने मैरिज गार्डन्स, अपने होटल्स, आपने कोरोना वॉरियर्स को उपलब्ध कराए हैं। मरीज वहाँ ठहर रहे हैं, संदिग्ध मरीज ठहर रहे हैं, पुलिस, छोटी होटलों में पुलिस के कर्मचारी ठहरे हुए हैं, कुछ बड़ी होटल्स इसमें डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ ठहरा हुआ है। जी,
क्या इनसे कुछ पैसा मिल रहा है, गवर्नमेंट आपको अभी कुछ दे रही है? तक कुछ भी नहीं मिल रहा। सही बोलें तो हमें जब हम लोगों ने शुरुआत करी थी, कलेक्टर साहब ने इंदौर ज्वाइन किया, मनीष सिंह साहब ने, उन्होंने आकर के चर्चा करी कि ऐसी ऐसी शहर को रिक्वायरमेंट है। उन्होंने शहर के लिए पहले इतना कुछ किया था स्वच्छता को लेकर के, आज भी ऐसा उम्मीद थी कि वो शहर के हित में कोई अच्छी चीज़ कर रहे हैं। तो उनके एक आग्रह के ऊपर पूरी की पूरी टीम, पूरी एसोसिएशन, सब लोगों ने सहर्ष ये कहा था कि ठीक है सर, आपके उपयोग में जो चीज़ जैसी आ सकती है उसको उपयोग करें। तो कोई कमर्शियल बात, किसी प्रकार से कोई पैसे की बात चर्चा ना हो पाई उनसे, ना अभी तक करी है हम लोगों ने। हाँ, मुख्यमंत्री को जरूर मैंने पत्र लिखे हैं, मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा है, केंद्रीय पर्यटन मंत्री को पत्र लिखा है, उनसे मेरी फ़ोन पे भी चर्चा हुई आदरणीय प्रहलाद पटेल जी से। मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, चीफ सेक्रेटरी साहब को पत्र लिखे हैं कि इस तरीके से हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं। तो अब आगे आपकी मंशा की हमारे को हमारी लागत मूल्य दें, हमें कमाना नहीं है इस समय, पर कम से कम इस 50 दिन के बिजली के बिल कौन भरेगा? ये क्वारंटाइन सेंटर है, अल्टीमेटली होटलों में आपने ले जाकर रख दिए, वो अभी के हिसाब से तो हमको ही भरना है। आज की तारीख तक तो कुछ आदेश नहीं आया। मेंटेनेंस कौन कर रहा है? हम लोग ही कर रहे हैं। सबसे पहले तो उन कर्मचारियों का बहुत धन्यवाद दूंगा जो जहाँ डॉक्टर्स जाने में कई बार संकोच कर सकते हैं, वहाँ हमारे ऐसे कर्मचारी हैं, ऐसा होटल का स्टाफ है, ऐसे मालिक हैं जो रोज़ पास बनाए हुए हैं और वहाँ जाकर के अपने होटल में बैठ रहे हैं जहाँ कोविड के मरीज बैठे हुए हैं। तो आप सिर्फ एक बार कल्पना करके देखें कि जब जहाँ पे कि आपको पता लग जाए कि फलाना व्यक्ति कोरोना का पेशेंट है, तो बैरिकेडिंग होकर के मोहल्ले में दूर उससे बात करना शुरू कर देते हैं और वहाँ हमारी इंडस्ट्री के लोग उनके बीच में उनके साथ रह रहे हैं, जिनको खाना सर्व कर रहे हैं, उनको खाना सर्व कर रहे हैं, उनकी बेडशीट बदल रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं। तो ऐसे मैं स्टाफ को जितना सलाम करूं, जितना मेरे उन होटल के मेरे साथ देने वाले मालिकों को मैं, मेरे एक रिक्वेस्ट पे, एक निवेदन के ऊपर सब लोग मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो गए, प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो गए। तो जितना साधुवाद और धन्यवाद दिया जाए और उनकी हौसला अफजाई करी जाए वो कम नहीं है। सुमित, ये भी तो एक बात है कि जब ये होटल खाली हो जाएंगे, जब ये डॉक्टर्स चले जाएंगे, नर्सेस चले जाएंगी, अस्पताल से आते हैं, तो पूरा होटल आपको सैनिटाइज करना पड़ेगा सर, वायरस फ्री करना पड़ेगा, बेडशीट बदलनी पड़ेंगी, कई जगह गद्दे बदलने पड़ेंगे, कई जगह पूरे के पूरे पर्दे बदलने पड़ेंगे जहां पॉजिटिव पेशेंट रह गया, और उसके बाद उनसे विभाग से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि अब ये सैनिटाइज्ड है, और उसको हम लोगों को मार्क करा के लेना पड़ेगा कि यस। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे। वो उसको पहले ये माना जा रहा था कि संदिग्ध है, क्वारंटाइन कर देते हैं, 3 दिन बाद उसकी रिपोर्ट आई है तो पॉजिटिव है, तो फिर वहां से निकाल के उसको भंडारी अस्पताल पहुंचाया गया। होटल में था वो, मैरिज गार्डन में थे, तब लगी जमात के भी कुछ लोग थे, उनको फिर बाद में अस्पताल पहुंचाया गया। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, है ना? तो अब वो तो कोविड-19 का पेशेंट वहाँ 5 दिन आपके मैरिज गार्डन में रह चुका है। हाँ, नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसे भी यूनिट है जहाँ पे एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को रखा ही जा रहा है। कोविड केयर सेंटर ही होटल में तैयार हुए। तो फिर अब उस स्थिति में आप क्या करेंगे? उस स्थिति में उसको पूरा सैनिटाइज करके दोबारा जितना उसमें रिनोवेशन की रिक्वायरमेंट है वो करेंगे, और उसके लिए सर्टिफिकेट लिया जाएगा प्रशासन से। बहुत लंबा खर्चा होगा। आप कह रहे हैं कि चद्दर बदलेंगे, पर्दे बदलेंगे, बेड बदलेंगे, फर्नीचर भी बदलना पड़ सकता है, साफ सफाई करानी पड़ सकती है, क्रॉकरी बदलना पड़ सकती है। आपकी बात ठीक है। जो मैरिज गार्डन जहाँ पे आज अगर अनाज बट रहा है, तो आप क्या मानते हैं आज 15 मैरिज गार्डन से अनाज बट रहा है? मेरे गार्डन से बट रहा है। आज 15 टन 16 टन की अनाज की भरी हुई गाड़ियाँ आती हैं जो वहाँ पेवर ब्लॉक्स लगाए गए हैं। वो इस नियत से लगाए गए थे कि वहाँ पे कारें आएंगी, मारुति 800 और इस तरीके की वजन की कारें आएंगी, जिस पे 15-15, 20-20 टन के ट्रक आ रहे हैं अनाज के भरे हुए और ले करके जा रहे हैं। आज गार्डन के ऊपर पूरा टेंट लगा करके उस 50 दिन से पानी नहीं दिया है, पूरी घास खत्म हो चुकी है, पूरे पौधे खत्म हो चुके हैं। दोबारा पार्किंग बनानी पड़ेगी, दोबारा से गार्डन बनाना पड़ेगा। खाली मैं अपना ही नहीं कह रहा, जहाँ सब्जी वितरित हो रही है उस जगह पे कई गार्डनों में खाना बन रहा है, वहाँ पे टेंट लगे हुए खाना बन रहा है। तो ये करीब करीब हर व्यक्ति का, मेरा ही नहीं पूरी इंडस्ट्री के हर व्यक्ति ने ये सोचा नहीं कि क्या होगा, बस जुट गया, शहर की रिक्वायरमेंट आई, एक जुनून है, एक सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी है। आज मुझे खुशी हो रही, मुझे कष्ट बिल्कुल नहीं हो रहा कि मेरे गार्डन के ऊपर ये नुकसान हो गया। आज मैं उसको दोबारा पार्किंग लगाने जाऊंगा, टाइल मैं दोबारा पेवर लगाने जाऊंगा, दोबारा गार्डन बनाने जाऊंगा, तो मेरा कुछ नहीं तो भी 40 लाख, 35 से 40 लाख रुपए का खर्च होगा। ऐसा ही अमूमन छोटे गार्डन में 10 लाख का हो जाएगा, कहीं 5 लाख का हो जाएगा, कहीं 20 लाख का हो जाएगा। पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यापारी, कोई भी उद्योगपति मेरे पास इस बात की शिकायत लेके नहीं आया। इस तरह की कोई बात नहीं हुई कि इसका खर्चा कौन भुगतेगा? नहीं, अभी तक ऐसा कोई कम्युनिकेशन नहीं। और ये वाकई में वस्तु स्थिति माने तो जिला प्रशासन से इस बात को करने का समय भी नहीं है। वो लोग इतने व्यस्त हैं, इतनी ज़्यादा जवाबदारी आई हुई है प्रशासन के ऊपर कि उल्टा उनके पास आने वाले कई कॉल्स तो हम अपने ऊपर ले लेते हैं कि आप कलेक्टर साहब को परेशान ना करिए, आप हमें बता दीजिएगा आपको कमरों की आवश्यकता हो तो।
मैंने मेडिकल कॉलेज के डीन मैडम को बोला हुआ है कि सर को परेशान करने के लिए कि आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैडम ज्योति बिंदल मैम को, MY के ठाकुर साहब को बोला हुआ है, या CMHO ऑफिस के कुछ लोग जो मेरे से जुड़े हुए हैं कि आप तकलीफ ना दें, आप हमें फ़ोन लगा लें, क्योंकि विश्वास है कि सरकार या प्रशासन हमारी इस बात को कहीं ना कहीं जरूर सुनेगा। अपने लोग हैं, अपना क्या मदद चाहते हैं आप सरकार से, नरेंद्र मोदी जी की सरकार से, शिवराज जी की सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं? क्योंकि इंडस्ट्री, एक तो ये आप जो काम कर रहे हैं वो तो निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कि आप उसका मूल्य मांगेंगे भी नहीं, ना आप मांगेंगे ना आपके साथी मांगेंगे, मैं जानता हूँ आप, मुझे बिल्कुल, लेकिन जो एक इंडस्ट्री के नाते जो एक राहत आप चाहेंगे वो क्या राहत आप मांग रहे हैं? देखिए, इंडस्ट्री के नाते मैं ये चाहूँगा कि सिर्फ इतना सोच ले सरकार कि आज तक जो भी कुछ मिला है देश को, दुनिया को, वो उद्योगपतियों से मिला है। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल और उद्योगपति मिल करके ही कोई चीज़ बना पाते हैं। तो आज उद्योगपति की जो एंटरप्रेन्योर स्किल है, उद्यमिता जिसको कहा जाता है, उद्यमिता को जीवित रखा जाए। सरकार बस इतना सोच ले कि उद्यमिता को जीवित रख ले, कोई ऐसा कार्य ना करे कि जिसकी वजह से उद्योग की मरण हो जाए, क्योंकि एक उद्योग अगर मरेगा, एक उद्योगपति अगर मरेगा तो वो अकेला नहीं मरेगा, अपने साथ 100 लोगों को लेके मरेगा। 100 परिवार कम से कम बड़े उद्योगों के साथ 1000 परिवार और बड़े उद्योगों के साथ लाखों परिवार तक रहते हैं। तो उद्योग, अगर उद्योगपति मरेगा तो अपने साथ अकेला नहीं मरेगा, कई लोगों को लेकर के, कई परिवार को लेकर के मरता है। हम इतना रोजगार उत्पन्न करते हैं, हम इतना रोजगार देते हैं हमारी पर्यटन इंडस्ट्री में। आज होटल, हमारे यहाँ 95% लोग जो रहते हैं वो अंडर ग्रेजुएट रहते हैं, 5% सिर्फ MBA और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रहते हैं। आज 5% MBA चार्टर्ड अकाउंटेंट और 95% हमारा अंडर ग्रेजुएट स्किल बेस्ड स्टाफ रहता है। तो ऐसे गरीब व्यक्तियों को जो हम रोजगार देते हैं, ऐसी इंडस्ट्री के लिए सरकार सिर्फ इतना सोचे कि वो कैसे इसको जीवित रख सकती है। हम लोगों ने जो हमारे से बना, हम लोगों ने किया। मैं उम्मीद करता हूँ सरकार के पास अगर देने को बहुत कुछ नहीं है तो कम से कम सरकार जो हमसे लेती है, जो कर के रूप में हमारे लोगों से लिया जाता है, जैसे आज लग्जरी टैक्स है, आज GST हमारे ऊपर लगता है, आज एक्साइज फीस हमारे ऊपर लगती है, आज संपत्ति कर लगता है, आज डाइवर्शन टैक्स लगता है, आज लीज रेंट लगता है, आज इनकम टैक्स लगता है। इस तरीके के जितने भी कर जो सरकार हमसे लेती है, इस सब के लिए या तो हमें 6 महीने के लिए छूट दे दे या 1 साल 1.5 साल के लिए डिफरमेंट कर दे कि हम 1.5-2 साल के बाद इसको कैलकुलेट करके आपसे लेंगे। और अन्यथा अगर 1 साल के लिए 6 महीने के लिए छूट दी जा सकती है, कुछ नया नहीं दिया जा सकता, तो जो हमसे ले रहे हैं वो लेना बंद कर दे। खाली वो लेना बंद अगर आप ये चाह रहे हैं कि वाइब आउट नहीं कर सकते हैं जी, तो वाइब ऑफ नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम ये कर दीजिए कि 1 साल बाद ले लीजिए। हाँ, परसेंटेज घटा दीजिए, कुछ उसमें कर दीजिए, किस्तों में ले लीजिए। 1 साल कम से कम हमसे कुछ और ना मांगा जाए और हमें हमारा उद्योग को जीवित करने का मौका दे दिया जाए। हम वायदा करते हैं कि आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल है, हम बिल्कुल कमजोर नहीं है, फाइटर कैपेसिटी रहती है साहब। एक उद्योगपति हमेशा लड़ाकू प्रवृत्ति का उद्योगपति रहता है, जो हर चीज से संघर्ष करके लड़ता है, जीतता है। तो उसको मौका दे दिया जाए, वो व्यक्ति अपने आप आकर के आने वाले 1 साल बाद इतना कर, इतना रोजगार उत्पन्न करके दे देगा, इतना आपको टैक्स दे देगा, जो कि किसी भी रूप के अंदर जो आपने हम लोगों के लिए आज छोड़ा है 1 साल या 6 महीना, इससे दोगुना कीमत में आपको रिफंड मिल जाएगा। अभी एक समस्या तो ये भी आपको आ रही होगी, भाई आपकी होटलें बंद हैं समय, लेकिन फिर भी बिजली के बिल आ रहे होंगे जी, आपको किस्तें EMI आ रही होंगी जी, और बैंक से जो बड़ी बातें कही गई थी कि बैंक आपको किस्तें नहीं लेगा, डिले कर देगा, छूट दे देगा, वो सब हो रहा है क्या? कुछ भी नहीं हो पा रहा। देखिए, आपको बताऊं, मैं प्रोविडेंट फंड के लिए जो स्कीम आई है केंद्र सरकार की तरफ से, वो होटल इंडस्ट्री पे लागू ही नहीं होती है। उसमें ये लिखा हुआ है कि जो प्रोविडेंट फंड की छूट मिलेगी वो ऐसे उद्योगों को मिलेगी जिसके अंदर की कर्मचारियों की संख्या 100 से कम है और तनख्वाह 15,000 के ऊपर है। तो होटल, बड़े होटलों में आप देखिए कोई भी ऐसा होटल नहीं है जहाँ पे कर्मचारियों की संख्या 100 से कम होगी। आज होटल, मैरिज गार्डन, इसमें 100 या टेंट इंडस्ट्री, केटरिंग इंडस्ट्री, मिनिमम 150-200 कर्मचारी रहते हैं साहब। तो ये हमारे पे लागू ही नहीं होती। तो कोई ऐसी कोई स्कीम, ऐसा कुछ प्लान किया जाए कि होटल के लिए अलग से डिज़ाइन करा जाए प्लान, उसमें हमारी कमेटी के लोगों को बिठाएं, हमें बिठाएं, एक जनरलाइज तरीके से बना दिया जाएगा। इंडस्ट्री के लिए वो फैक्टर होटल पे लागू नहीं होता। बैंक के लिए आपने जैसा बताया कि आगे बढ़ा दी गई हैं किस्तें, तो आगे बढ़ाने में ब्याज के साथ आगे बढ़ाई, बल्कि ब्याज और ज़्यादा परसेंटेज पे आगे बढ़ाई गई हैं। तो अल्टीमेटली ये छूट नहीं है। ये तो मैं खुद मेरे बैंक को लिख सकता हूँ कि मेरे रिस्ट्रक्चर का तो साहब मुझे 3 महीने बाद मेरा इसका ब्याज लेके जोड़ दीजिए, तो वो कर देंगे। मैं एक ये सवाल आपसे करने चाह रहा था कि अपन ने बात की कि कैसे अब आफ्टर कोविड कैसे होटल का स्वरूप रहेगा, तो आपने मुझे काफी कुछ प्लानिंग बताई। जी जी। अब चूंकि आप मैरिज गार्डन के मालिक भी हैं जी,
तो मैरिज गार्डन्स वाले कैसे, अब शादियां, पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि भीड़ भरी शादियां होंगी जिसमें 2000-5000 की कैटरिंग होगी। अब तो शायद ऐसा कहा जा रहा है कि 50 लोग शादी में आएंगे, 50 लोग दोनों पक्षों के, 100 लोग हो गए। अभी तो यही है कि 50 लोग होंगे, यानी 25 तुम्हारे 25 लड़की। तो खर्चा कैसे निकलेगा इतने बड़े मैरिज गार्डन का? बहुत डिफिकल्ट है सब। और फिर सोशल डिस्टेंस तो अपने आप हो जाएगा, लेकिन आप क्रॉकरी वॉकरी ये सब सब्जियां वब्जियां कैटरिंग ये सब कैसे वायरस फ्री कर पाएंगे? देखिए, वायरस फ्री करना एक प्रोडक्ट को कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। आज हमें पता लग गया है कि कैसे वो कीटाणु का ख़त्म किया जाता है, या कौन से केमिकल यूज़ करने से वो कीटाणु का उसकी लाइफ क्या है, वो कौन से सरफेस पे कितनी देर रहेगा, ये सब चीज़ें प्रूव्ड हैं और उसका सब चीज़ें आ चुकी हैं। तो उसको वायरस फ्री करना कोई चैलेंज नहीं है। चैलेंज ये है कि सर्वाइव करना, अपने आप का सर्वाइवल। आज जो 500, 1000, 2000 लोगों की शादियां होती थी वो अब 100-200 पे सिमट करके रह जाएंगे। आपकी जो कमरे रहते थे, कमरे ही नहीं उठेंगे, कमरे नहीं। और आज सबसे बड़ी बात ये कुछ दिन की बात है। मैं इसमें आपसे फिर बोलूँगा कि मैं एक पॉजिटिव व्यक्ति हूँ। ये सब कुछ बहुत क्षणिक और बहुत छोटा कष्ट है। ये आने वाले 2 साल के बाद लोग भूल जाएंगे इस चीज़ को सब। इसके बाद दवाई निकल जाएगी, हम वायरस फ्री हो जाएगा। पर ये है कि इसमें कुछ लोग मर जाएंगे। इसके क्या आपको लग रहा है, जैसे अक्सर ये कहा जाता है कि विध्वंस के बाद फूल खिलते हैं जी, तो क्या बून इन डिजास्टर्स ये कहा जाता है, तो क्या आपको लग रहा है कि ये जाने के बाद एक भारत एक वापस से विश्व की एक महाशक्ति बनेगा, आर्थिक महाशक्ति बनेगा, और 5 मिलियन जो ट्रिपल मिलियन हाँ जी, हाँ, नहीं बनना चाहते हो, बन पाएंगे? मैं उससे और ज़्यादा उम्मीद में हूँ साहब। जो आप कह रहे हैं उससे और ज़्यादा आगे देख रहा हूँ, क्योंकि हमारा विश्व का जो सबसे बड़ा जाना पहचाना हमारा कॉम्पिटिटर कह लें, हमारा शत्रु कह लें, कुछ भी कह लें, वो जो उसका और हमारी विश्वसनीयता देश दुनिया सबके आगे, विश्व के आगे आ गई कि भारत कितना विश्वसनीय है और चीन कितना विश्वसनीय है, या हमारी विश्वसनीयता क्या है, हमारे हिंदू धर्म की विश्वसनीयता क्या है, हमारी विश्वसनीयता क्या है, ये सब चीज़ें खुल करके विश्व में सबके सामने आ गई हैं। तो हम लोगों के साथ तो आदमी व्यापार करेगा। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो बंद होकर के दूसरे विश्व से यहाँ आ रही हैं। बड़े बड़े आईटी के लड़के हैं जो दूसरी जगह काम किया करते थे, आज इंग्लैंड में, अमेरिका में काम कर रहे थे, वो सब उनके परिवार वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जल्दी अपने देश में आए। वो सब इंटरनेशनल ब्रेन्स, जो हमारे हिंदुस्तानी ब्रेन थे, जो इंटरनेशनल लोगों के लिए, विदेशियों के लिए काम करते थे, वो सारे दिमाग हिंदुस्तान में वापस आने वाले हैं। आने वाले 6 महीने में बहुत सारी नई इंडस्ट्रीज लगेंगी। तो इंडस्ट्री लगेंगी तो कमरे हमारे होटल आज ही खबर है कि 1000 इंडस्ट्रीज जो चीन की हैं, जापान की, अमेरिका की और दूसरे देशों की, वो चीन छोड़ के भारत आने की तरफ देख रही है। मैं आपसे वही निवेदन कर रहा हूँ कि आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत उज्जवल है और बहुत उज्जवल है। इसमें कहीं कोई शंका नहीं है कि हम कहीं कमज़ोर हैं। मेरे परिवार ने इससे बहुत ज़्यादा संघर्ष का समय अपने समय देखा हुआ है, तो मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ। जब मेरे पिताजी कहानी सुनाते हैं कि उनका जो संघर्ष का समय था, ऐसा लगता था कि सड़क पे ही निकल जाएगा ये जिंदगी। तो आप लोग पाकिस्तान रावलपिंडी से विस्थापित होकर आए, अविभाजित हिंदुस्तान से हम लोग परिवार का आना हुआ, और ऐसा लगता था कि कुछ होगा ही नहीं, अब तो सड़क पे ही जीवन यापन होगा। तो वो समय 2-4-5 साल में पलट गया। आज मैं अगर उनसे बात करता हूँ तो मुझे ऊर्जा मिलती है। वो कहते हैं कि तुमने कष्ट देखे ही नहीं ज़िंदगी के, इस छोटे से कष्ट को तुम कष्ट की गिनती में अगर गिन लोगे तो ज़िंदगी भर अगर काम किया और 2-4-6 महीने अगर बैठना भी पड़ जाता है, तो क्या हमारे में उतनी क्षमता नहीं है कि हम 2-4-6 महीने बैठ सकें या सुकून से निकाल सकें? ये साल असल मायने में हमको अपने सर्वाइवल के खाते में डाल देना चाहिए कि हम सब, हमारे कर्मचारी, हमारी टीम, आप, हम, हमारे सब शुभचिंतक सर्वाइव कर सकें, सब लोग जी सकें। 2020 के साल को जीने के लिए छोड़ देना चाहिए। 2021 से दोबारा काम करेंगे और इससे 2 गुना ऊर्जा से 2 गुना ज़्यादा काम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत धन्यवाद सुमित सूर्य, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रतन टाटा जो देश के शीर्षस्थ उद्योगपति हैं और सबके प्रेरणा स्रोत भी हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि 2020 का साल अपने आप को बचाए रखने का साल है, अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने का साल है, जीवित रहने का साल है। और 2021 के बाद जो हमारे सामने जो दुनिया आएगी, ज़िंदगी आएगी, वो कमाने की ज़िंदगी होगी। जैसा कि सुमित सूरी भी कह रहे हैं कि बहुत लंबा समय पड़ा है और भविष्य उज्ज्वल है, अभी डरने की ज़रूरत नहीं है। डिजाइनर न्यूज़ तो पहले दिन से ही कह रहा है कि कोरोना से डरिए मत, लड़िए। हमें कोरोना को हराना है और कोरोना को हराना का एक ही शर्त है कि हम घर पर रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।